कि ऐसा कौन सा हाईवे है, ऐसा कौन सा रोड है जिस पर चलकर आप अपनी क्लास 12th से आईआईटी तक पहुंच जाएंगे। सर मैंने आईआईटी के लिए थोड़ा बहुत कोचिंग किया था, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। तो सर क्या 11th बिल्कुल ही यूज नहीं होती? क्या 11th एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। क्लास 12th में जो भी पढ़ाया जाएगा, अगर आपने वह सब पढ़ लिया तो आपको अलग से अपने स्टेट बोर्ड के लिए या फिर अपने सीबीएसई के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप सही बताएं तो जब आप क्लास पूरी कर लेंगे, क्लासेस अटेंड कर लेंगे, तो आपको एनसीईआरटी कम से कम मैथ में तो ऐसी लगेगी तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, ऐसे करके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। पहली चीज तो यह मत कभी भी पूछना कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट रोड मैप टू आईआईटी फॉर आवर अपकमिंग बैच लक्ष्य जेई 2020-26 जो शुरू होने जा रहा है 7 अप्रैल को। यानी कि इस छोटे से सेशन के दौरान हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा हाईवे है, ऐसा कौन सा रोड है जिस पर चलकर आप अपनी क्लास 12th से आईआईटी तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आएंगे, यानी एक कंप्लीट रोड मैप इस सेशन में हम आपको देने वाले हैं। किसी भी यात्रा में चलने से पहले सबसे पहले मन में जो भी शंकाएं हो वह पूरी की पूरी हल कर लेनी चाहिए। जैसे आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, आपके मन में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगे, आपके मन में भी बहुत सारे संदेह होंगे, उन सब को पहले जवाब देंगे ताकि एक अच्छी शुरुआत कर सकें। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इस यात्रा को शुरू करने से पहले। जैसे कि सबसे पहला 11th वीक है, सबसे ज्यादा आप बच्चों को, सर 11th वीक है, या फिर कई बच्चों को 11th में मैंने आईआईटी के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। सर मैंने आईआईटी के लिए थोड़ा बहुत कोचिंग किया था, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझसे आलस हो गया, लापरवाही हो गई, इस कारण से मैंने 11th मेरा वीक रह गया, मैं उतना अच्छा से नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। या फिर कई बच्चे ऐसे होंगे, सर मैंने तो सिर्फ स्कूल की ही पढ़ाई की, मुझे आईआईटी के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो अभी पता चला, किसी भैया या फिर किसी अंकल ने या फिर किसी दीदी ने हमें बताया आईआईटी के बारे में, तब हमारी आंखें खुली और अब हम सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन हमने 11th सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ी है, तो सर क्या अभी भी हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं? तो ऐसे दोनों ही सवालों के जवाब हम यहां आपको दे देते हैं कि भाई क्लास 11th नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th को पढ़ने में क्लास 11th का कोई ज्यादा यूज नहीं आता है। क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में यूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स आप जो पढ़ेंगे क्लास 12th में वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होंगे, यानी उनका क्लास 11th के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और थोड़ा बहुत बेसिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है देन यू आर मोर देन इक्विप्ड टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई इन क्लास 12th। इन्हीं ज्यादा टॉपिक्स का यूज होता है क्लास 12th में, तो बहुत सारी चीजों का यूज नहीं होता है। तो सर क्या 11th बिल्कुल ही यूज नहीं होती? क्या 11th एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। यहां मैंने जो जवाब दिया वो इस बात का जवाब दिया कि क्लास 11th अगर आपकी वीक है, क्लास 11th में आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं की, तो क्लास 12th को किसी तरीके से अफेक्ट या प्रभावित नहीं करने वाली। लेकिन क्लास 11th भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है जेईई मेंस और जेईई एडवांस का, उसको आप साइड बाय साइड जैसे जैसे आपको पूरे साल के दौरान समय मिले कवर करते रहें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी 11th भी ठीक ठाक हो जाएगी और क्लास 12th भी बढ़िया हो जाएगी, और आप 11 और आईआईटी जेईई और जेईई एडवांस दोनों को फोड़ सकेंगे। तो पहले सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया है। द आंसर फॉर दिस इज इफ योर 11th इज वीक और इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, उतना बहुत है। क्लास 12th की प्रिपरेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मूव करते हैं अगले सवाल पर। बोर्ड एग्जाम आईआईटी जेईई दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है सर? सर हम तो जब 10th में, हमें याद है, हम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें इतना समय लग जाता था। अब आप कह रहे हो हम अपने क्लास 12th का भी प्रिपरेशन कर लें और साथ में आईआईटी जेईई का भी प्रिपरेशन कर लें, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाएंगी? मैं तो नहीं लगता हम कर पाएंगे इतना। तो यहां एक सबसे अच्छी बात, अगर मैं बात करता हूं आईआईटी जेईई या फिर जेईई मेंस, इनके सिलेबस की, तो इनका सिलेबस मोस्ट ऑफ द जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर सीबीएसई उनके साथ कॉमन है। यानी मैं कह सकता हूं कि मैथ्स में तो कम से कम 99% ऑफ द सिलेबस इज सेम। यानी कि अगर आपने आईआईटी जेईई के लिए पढ़ लिया, क्लास 12th में जो भी पढ़ाया जाएगा, अगर आपने वह सब पढ़ लिया, तो आपको अलग से अपने स्टेट बोर्ड के लिए या फिर अपने सीबीएसई के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के अंदर अंदर सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। और यही नहीं, साथ साथ एनसीईआरटी पर भी पूरा ख्याल और पूरा कहना चाहिए ध्यान रखा जाएगा। उससे भी होमवर्क दिया जाएगा ताकि आपके
स्कूल में भी स्कोर्स अफेक्ट ना हो सके। हम इस बात को अच्छे समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस बात को महसूस भी करते हैं और जानते भी हैं कि सर कई बार क्या होता है, जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वहां पर स्कूल में जब थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं तो हमें ताने सुनने को मिलते हैं, कभी मम्मी पापा के, कभी पड़ोसियों के, कभी रिश्तेदारों के, और वो कहते हैं कि स्कूल में तो मार्क्स आ नहीं रहे, आईआईटी क्या खाक फोड़ोगे। तो इसका ख्याल पूरा का पूरा इस पूरे लक्ष्य बैच के दौरान रखा जाएगा, जहां पर आपको क्लास 12th आईआईटी जेईई तो करा ही जाएगा, साथ साथ एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड कवर होती रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि जो भी आईआईटी जेईई का सिलेबस है वो डेफिनेटली आपके जो बोर्ड्स का सिलेबस है, जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है, मोर ऑफ इट इज कंटेन्ड इन आईआईटी जेईई। 19 to 99% सिलेबस उसके अंदर कंटेन्ड होगा, यानी कुछ भी टॉपिक लगभग ऐसा नहीं होगा जो बचा होगा, जो वहां बोर्ड में एक्स्ट्रा होगा। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस। हाँ सर, अब दिल को थोड़ी चैन पड़ी, अब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो आईआईटी ही नहीं बोर्ड भी साथ साथ कवर हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी भी क्लास में एनसीईआरटी से भी क्लास में होमवर्क दिया जाएगा, और जो सर क्लास में पढ़ाएंगे उससे एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड कवर होती चली जाएगी। यानी आप सही बताएं तो जब आप क्लास पूरी कर लेंगे, क्लासेस अटेंड कर लेंगे, तो आपको एनसीईआरटी कम से कम मैथ्स में तो ऐसी लगेगी तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, ऐसे करके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और ये मैं सिर्फ अतिशयोक्ति नहीं, ये आप खुद महसूस करेंगे जब क्लासेस रन करेंगी। फिर आई एम रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, टाइम कैसे मिलेगा? सर मेरे साथ में मेरा एक और फ्रेंड भी है, लेकिन वो तो स्कूल ही नहीं जाता है ना, उसने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है कि उसे स्कूल ही जाना नहीं पड़ता। सर लेकिन मैं तो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर क्लासेस करूंगा, फिर मैं होमवर्क कब करूंगा, कब मैं पढ़ाई करूंगा, कब मैं स्कूल का होमवर्क करूंगा। तो सर कैसे मैनेज हो पाएगा? अगर मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब मेरे लिए तो बहुत, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल आपके मन में यह संशय भी हो सकता है, तो इसका भी जवाब मैं यहां पर आपको दे दूं। जो भी बच्चे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बच्चे पीडब्ल्यू में बहुत सारे ऐसे मिराक्युलस रिजल्ट्स लेकर आए हैं जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, सच में, हाँ भैया सच में कह रहा हूं, रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे और मिराक्युलस रिजल्ट्स लेकर आए हैं। मैं मानता हूं समय कम होगा, मैं मानता हूं राह थोड़ी मुश्किल होगी, मैं मानता हूं कि डगर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए समय जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वेस्ट भी होता है। आपने अक्सर इस बात को महसूस किया होगा, जिस पेपर में 10 छुट्टियां होती हैं वो पेपर में असली पढ़ाई तो आखिरी के 2 दिन ही होती है, और सबसे ज्यादा पढ़ाई उस पेपर में होती है जिसमें सिर्फ एक ही छुट्टी हो। तो वही वाली बात है, जब आपके पास समय कम होता है तो आपने समय को बहुत जुडिशियसली, बहुत समझदारी के साथ यूटिलाइज करते हैं, और डेफिनेटली जो बेस्ट आउटकम, जो क्वालिटी आउटकम हो सकता है वो आप प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए समय कि बहुत ज्यादा यहां पर आप चिंता ना करें, जो आपके पास कम समय है उस समय को सही यूटिलाइज करके आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, आप आईआईटी जेईई और जेईई मेंस दोनों फोड़ सकते हैं। और ऐसा करने वाले सिर्फ आप पहले बंदे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं, मेंस और एडवांस दोनों में बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब भी अब आपको मिल गया है। सो वी हैव ये और ये और ये जो हमारी मन की शंकाएं थी ये अब क्लियर हो गई। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, स्कूल एक साल में 365 दिन होते हैं, और लगभग जो स्कूल खुलते हैं वो लगभग औसतन 280 डेज खुलते हैं, ठीक है ना। बाकी बीच में बहुत सारे वेकेशंस आते हैं, बहुत सारी छुट्टियां आती हैं, तो आप समझें कि 280 डेज के अलावा जो डेज बचे वो तो आपको मिली गए तैयारी करने के लिए, फिर उसका 75% आपको अटेंडेंस इंश्योर करना है, तब भी आपके पास 75% मतलब 3/4 हो गया, तो लगभग 210 दिन आपको स्कूल जाना है। 70 दिन आप फिर भी ब्रेक ले सकते हैं, तो आप हर वीक में 1 या 2 छुट्टी लेकर जो भी आपका एक्स्ट्रा स्टडी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेज हो जाता है, इतनी खास मुश्किल वाली बात नहीं है। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज? सर अभी तक तो हम दिन में 1-2 घंटे पढ़ते थे, और सर मेरे तो 99% मार्क्स आ गए क्लास 10th में, और सर अभी भी मतलब 11th में भी हम थोड़ा बहुत पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, हमने तो अपनी क्लास को टॉप कर लिया। तो सर यहां कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके जिंदगी में यह शब्द है पढ़ेगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अगर यह शब्द आप सोच रहे हो पढ़ेगा, तो फिर आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो यह मत कभी भी पूछना कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा,
नहीं। हम अक्सर कहते हैं क्लास में कि जिसने काउंट किए घंटे उसे घंटा ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप सिर्फ घंटे देखकर पढ़ते हैं, पढ़ने वाले इंसान हैं, तो फिर आप एक क्वालिटी आउटपुट कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप एक चमत्कारिक और मिराक्युलस रिजल्ट आईआईटी जेईई में सिलेक्शन जैसा शायद ही आ पाए। तो आपको पहली चीज अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देना पड़ेगा अपनी तैयारी में। आपको अपने आप को सर्वस्व, अपना सर्वस्व बलिदान कर देना पड़ेगा इस तैयारी में। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक कंपटीशन की तैयारी नहीं है, ये एक तपस्या है। इस तपस्या में आपको अपना सर्वस्व डाल देना पड़ेगा, तभी when you put in 100% of yourself into something, it comes back in the form of 100% result। तभी आप पाएंगे एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा, जो शायद कभी आपने अभी के समय में, अभी अगर आपसे बात की जाए तो शायद अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन उसको रियलिटी में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? तो सर आपने हमारी बात को जवाब दिया ही नहीं, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, सिर्फ उतने घंटे पढ़ना पड़ेगा जितने में होमवर्क जो क्लास में टीचर ने दिया है वो हो जाए और साथ में रिवीजन हो जाए। अब आप ये 2 घंटे में कर लो, आप ये 3 घंटे में कर लो, आप ये 8 घंटे में कर लो, आप ये 10 घंटे में कर लो, अगर वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहां पर हम घंटे की बात नहीं करते, हम अमाउंट ऑफ आउटपुट की बात करते हैं। तो सिर्फ उतने घंटे पढ़ो जितने में आपका अच्छे से क्लास में जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन हो जाए और साथ में जो क्लास में होमवर्क दिया गया है टीचर के द्वारा वो कंप्लीट हो जाए। बस उतना कर लो, सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा क्या? हाँ सर, मतलब अभी कल परसों ही हमें कोई अंकल मिले थे, वो पापा को कह रहे थे कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑनलाइन के बनिस्बत। तो सर मेरे मन में भी एक डाउट आ गया कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा, है ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं सर ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते तो भाई आप जाकर पीडब्ल्यू में जेई वाला चैनल खंगालिए और आपको उसमें बहुत सारे, अलग पांडे सर का चैनल खंगालिए, आपको वहां बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऑनलाइन से जेई फोड़ा है ना। ऑल इंडिया रैंक 52 तक एडवांस में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़कर निकाली है। तो अपने मन से पहली चीज तो ये संदेह निकाल दीजिए, ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑनलाइन के कुछ अपने फायदे हैं। कैसे? आपका कम्यूटिंग टाइम बचता है, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, वो सारा समय बचता है। उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई करने में, है ना। आप जानते हैं जब आप कोचिंग से घर या घर से कोचिंग जाते हैं तो फिर अगर मान लीजिए घर से कोचिंग जा रहे हैं तो आप एकदम तो चले नहीं जाते उठकर, पहले आप थोड़े रेडी होते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं, शूज वगैरह पहनते हैं, है ना। थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें भी, आधा घंटा, और फिर उसके बाद जाने का समय, तो बहुत सारा समय यहाँ बचता है। दूसरा, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, तो पैसे भी बचते हैं। घर में एक थोड़ा सा, मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन मम्मी पापा के ऊपर आता है वो डेफिनेटली थोड़ा कम होता है। रिलेटिव थोड़ा कम क्या, बहुत ज़्यादा कम होता है या ना के बराबर होता है। तो आप सुख शांति के माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड चाइल्ड हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, आपके मन में एक जुनून है कि नहीं हमें कुछ कर गुजरना है जिंदगी में, तो डेफिनेटली ऑनलाइन इज बेस्ट फॉर यू। फिर यहां क्या बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? सर कल हमने देखा था एक भैया जेई की तैयारी करते थे, उनके पास इतनी मोटी बुक थी। तो क्या सर इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं? और कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? तो लेट मी टेल यू, आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सारी किताबें जो आपको पढ़नी पड़ती वो सब आपके टीचर्स पहले से पढ़ा के बैठे हैं, ठीक है। वो सब वेल क्वालिफाइड हैं आपको पढ़ाने के लिए। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में ना जाने कितनी कितनी सारी किताबें खरीद लेते हैं। तो अभी आपको कोई किताब एक्स्ट्रा नहीं खरीदनी है। जो भी आपको क्लास में बताया जाएगा बस आपको वही बुक्स और वही मटेरियल फॉलो करना है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स हो गए, चाहे वो डीपीपी हो गई, चाहे वो लेक्चर नोट्स हो गए, या फिर क्लास में दी गई प्रॉब्लम्स, बस आप इतना कर लें। यानी अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते चलें, उनका कहाँ माने, उन्होंने जो मटेरियल आपको बोला, जो बुक्स आपको बोली, बस उन्हीं को फॉलो करें। अपने आप आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। यानी कि बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस यू कैन रिलाई ऑन द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स एंड पीडब्ल्यू। तो ये बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग से जो भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो यहां पैसिफाई हो गए होंगे। उनका हल, उन सभी संदेहों का हल आपको यहां मिल गया होगा। मुझे इस वक्त पर यह कुछ लाइन याद आती हैं आपके लिए। धुआं छटा
खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये गाने किस गाने के बोल हैं ये, और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार यह सॉन्ग जरूर सुन लीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा अपने इस नए सफर पर चलने के लिए। जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा। मुझे याद है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई डेफिनेटली यूज्ड टू हियर दिस सॉन्ग एंड इट रियली गेव मी अ न्यू एनर्जी टू फाइट बैक, और उसी एनर्जी की जरूरत अब आपको भी है। अब बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप की। सर आपने हमारे सारे संदेह दूर कर दिए, सारे डाउट्स का आंसर दे दिया, जो भी हमारे संदेह वाले डाउट्स थे वो सब छट चुके हैं। अब हमें थोड़ा सा आप ये बताइए कि किस किस पड़ाव से हमारा सिलेबस होकर गुजरेगा और कैसे कैसे गुजरेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका जो सिलेबस है वो 7 तारीख को स्टार्ट होगा, 7 अप्रैल को, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट, और फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स काफी इंटररिलेटेड हैं, इसलिए दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो यह है पहला टॉपिक, और इससे भर भर के जेई मेंस और एडवांस में सवाल आते हैं। ये जेई मेंस और जेई एडवांस का दुलारा प्यारा चैप्टर है, दोनों ही इससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म होगा, we will be moving to the gateway of differential calculus, which is functions. The functions is truly the gateway to differential calculus, क्योंकि आप जब differential calculus पढ़ते हैं तो वहां जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जाता है वो आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, continuity of a function, differentiation of a function, differentiability of a function, application of derivatives to a function। तो आप देख रहे हैं उसमें फंक्शन फंक्शन शब्द कितनी बार आया। तो फंक्शन इज इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो चैप्टर है इससे कुछ प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, और यह एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का। फंक्शंस में ही हम एक चैप्टर साथ साथ और पढ़ते हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वह भी फंक्शंस के साथ साथ पढ़ते हैं, यानी फंक्शंस एंड आईटीएफ, यह दोनों चैप्टर्स इस फंक्शन नामक टॉपिक में शामिल हैं। तो यहां सिर्फ मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा, तो वो इसके अंदर पहले से शामिल है। तो फंक्शन पढ़ते पढ़ते आप पहुंच जाएंगे कहां तक पहुंच जाएंगे, लगभग जून के एंड तक। फंक्शंस आईटीएफ दोनों चैप्टर्स कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, क्योंकि ये बिल्डिंग बेस है पूरे के पूरे कैलकुलस का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फंक्शन और आईटीएफ खत्म करते करते आप पहुंच जाएंगे कहां तक, जून के एंड तक। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये गेटवे पार करेंगे आप पहुंच जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस पर। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो चैप्टर्स आते हैं मैंने आपको भी बताया, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसमें जो चैप्टर्स आते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जिसे हम एलसीडी कह देते हैं। दूसरा अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप पढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल, फिर मोनोटोनिसिटी और एक चैप्टर और जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। साथ साथ दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसका नाम रेट मेजर और एरर है, अप्रोक्सीमेशन है। तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन वो आप एओडी में पढ़ते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आप पाएंगे लगभग अगस्त तक, डिफरेंशियल कैलकुलस आप पूरा कर लेंगे टिल अगस्त। डिफरेंशियल कैलकुलस लगभग अगस्त तक खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होने के बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा रिवीजन करने की, क्योंकि फंक्शन पढ़ चुका होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लिया होगा, तो आपको यहां साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। यानी सैटरडेज संडे जब आप स्कूल से ऑफ लेंगे, या फिर अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, छुट्टियां बीच में मिलती हैं, तो आप साथ साथ एक रिवीजन और साथ साथ प्रैक्टिस का भी यहां पर ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब सिलेबस काफी ज्यादा हो गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दिखने में तो एक ही चैप्टर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और कई लंबे लंबे टॉपिक्स भी शामिल हैं। फिर जैसे ही हम डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करते हैं, वी विल बी मूविंग ऑन टू इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर्स आप इसमें करेंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करते करते आप पाएंगे कि आप अक्टूबर मिड तक पहुंच जाएंगे। तो यहां आप कहां पहुंच जाएंगे, अक्टूबर मिड में लगभग आप यहां होंगे, अक्टूबर मिड।
और यहां पर आप कहां होंगे, यहां अगस्त में होंगे, अगस्त के लास्ट में या अगस्त में आप यहां डिफरेंशियल कैलकुलस पर होंगे। अब इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करने के बाद अक्टूबर तक इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस यहां हो गया। फिर अगला चैप्टर जो आता है वो आता है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D, वेक्टर 3D आप पाएंगे, ये जो वेक्टर 3D है ये आप अक्टूबर मिड नवंबर तक ये पूरा हो जाएगा, मिड नवंबर तक ये भी पूरा हो जाएगा। और फिर लास्ट चैप्टर वेक्टर 3D में बहुत कुछ क्लास जो 11th में आपने वेक्टर पढ़ा था उसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना। उसमें मैथमेटिक्स में जब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद और भी तरह के प्रोडक्ट आते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, बात की जाएगी। और यह भी एक पसंदीदा चैप्टर है किसका, जेई मेंस का और जेई एडवांस का, दोनों का। फिर आता है अगला चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब प्रोबेबिलिटी में थोड़ी और बातें की जाएंगी यहां पर। और प्रोबेबिलिटी विल मार्क द एंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद एक लीनियर प्रोग्रामिंग नामक चैप्टर है। बस ये करने के बाद आप पाएंगे 5 दिसंबर तक आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, 5 दिसंबर तक। और जैसे ही ये खत्म होगा फिर उसके बाद आपको क्लास 11th का रिवीजन करवाया जाएगा, एंड देन यू विल बी मोर देन रेडी फॉर IIT JEE, टू टेक ऑन IIT JEE। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रीफ रोड मैप है। इसके बीच में हर 2 वीक में आप पाएंगे रिवीजन टेस्ट होते रहेंगे, साथ साथ छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे। तो आप पाएंगे जैसा प्लानर में होगा, सारे के सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, पहले से डिसाइंड हैं, पहले से पता है कौन सा टेस्ट कब होगा। तो यानी ये मत सोचिएगा सिर्फ पढ़ते जाना है, बीच बीच में हम आपको टेस्ट भी करते रहेंगे। किसके थ्रू, रिवीजन टेस्ट के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, DPPs के थ्रू तो वहां हम आपको यहां पर पूरा का पूरा टेस्ट करते रहेंगे। सो दैट इज हाउ अ ब्रीफ आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया कि आपका कोर्स कैसे कैसे प्रोग्रेस करने वाला है, कितने समय में आप कहां पहुंचने वाले हैं, और आप क्या होप कर सकते हैं पूरे के पूरे साल को आप लेकर एक स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कम से कम मैथमेटिक्स को लेकर। ध्यान रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिसका आपको ख्याल रखना है वो है रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है हमारे एक टीचर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि शू पर पॉलिश लगाने पर, 1 बार या 2 बार पॉलिश लगाने पर वह कभी भी नहीं चमकता, उसको बार बार ब्रश से रगड़ना पड़ता है, तब जाकर उस शू में क्या आती है, चमक आती है। तो इसी तरीके से सिलेबस सिर्फ पढ़ने मात्र से ही कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, चीजों को बार बार देखना पड़ता है, नए नए प्रॉब्लम्स ट्राई करने पड़ते हैं, तब जाकर वो सिलेबस में चमक वाली बात आती है। अब सक्सेस का मंत्र, सर ऐसा क्या करें, आपने सब कुछ बता दिया हमें, ऐसा क्या करें कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएं, हम जेई IIT JEE एडवांस और मेंस दोनों फोड़ डालें। तो भाई सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, यहां पर जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो सारे का सारा करिए। जो भी क्लास में होमवर्क मिल रहा है, जैसे मैथ्स की क्लास में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो KTK और TH की फॉर्म में दिए जाएंगे। KTK मतलब होगा खुद ट्राई करो, TH ट्राई एट होम। KTK क्या होंगे, एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे जो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, कुछ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अच्छे और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी होंगे जो आपके ब्रेन को एनर्जाइज करेंगे, उसको नया कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे। TH क्या होते हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस कराएं उससे मिलते जुलते कुछ सवाल होंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ और अच्छी बन सके। तो और साथ में DPP और मॉड्यूल, तो ये 3 चीजें अगर आप अपनाओगे, त्रिशूल अपनाओ IIT जाओ तो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, साथ में जो होमवर्क KTK TH और DPP मॉड्यूल के फॉर्म में मिल रहा है ये जरूर करिएगा। तो इट इज द श्योर की फॉर सक्सेस। इसीलिए ये सिर्फ यहां लिखा हुआ नहीं है, त्रिशूल अपनाओ IIT जाओ, बहुत सारे बच्चे इसे अपनाकर IIT पहुंच चुके हैं। तो इसलिए आप इस पर विश्वास रखकर जो भी क्लास में किया जा रहा है, अब आप सोचेंगे क्लास प्रॉब्लम्स का मतलब क्या, क्लास प्रॉब्लम्स का मतलब है जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको घर बैठकर एक बार, जो भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक बार खुद से रीट्राई करना है, ताकि हर स्टेप के पीछे की जो सोच है वो तो क्लास में बता ही जाएगी, लेकिन उस सोच को असली में फील करने के लिए जब आप उसे खुद से रीट्राई करेंगे तो सोच आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए क्लास प्रॉब्लम्स को घर जाकर एक बार, जैसी क्लास ओवर होती है उसके बाद एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फिर जो होमवर्क दिया है वो करिएगा, और साथ में DPP और मॉड्यूल पूरा का पूरा जो भी होमवर्क जैसा दिया जाए NCERT DPP मॉड्यूल से वो कवर करते चलिएगा। यानी कुल मिलाकर व्हाट इज द की, द की इज ओनली वन थिंग, टीचर पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। टीचर पर सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्या, अंधविश्वास। मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझ पर विश्वास करो, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, आपको मेरे ऊपर अंधविश्वास करना है।
अंधविश्वास यानी जो हमने आपको कहा, जो हमने आपको करने के लिए दिया, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। सो एट लास्ट मैं अपने बारे में यही बता सकता हूं कि मैं पढ़ाने के लिए बदनाम हूं। मैं पढ़ाने के लिए बदनाम हूं, तुम पढ़ने के लिए हो जाओ। मैं पढ़ाने के लिए बदनाम हूं, तुम पढ़ने के लिए हो जाओ। आओ मिलकर करें इतनी मेहनत, आओ मिलकर करें इतनी मेहनत कि तुम आईआईटी पहुंच जाओ। तो मैं पढ़ाने के लिए बदनाम हूं, तुम पढ़ने के लिए हो जाओ। आओ मिलकर करें इतनी मेहनत कि तुम आईआईटी पहुंच जाओ। तो मुझसे आज के दिन वादा कीजिए कि आप मेरे साथ भरपूर मेहनत, है ना, एक जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और ये वादा रहा आपसे, हम दोनों मिलकर फोड़ेंगे। प्रॉमिस करिए मुझसे। तो बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही लाइव क्लास में लक्ष्य 2020-26 बैच में। थैंक यू एवरीवन एंड दैट इज ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।